अस्सलाम वालेकुम। फैसल अब्बासी हाज़िर खिदमत है। सैलाब मुतासरीन के साथ हैं हम और 92 न्यूज़ सैलाब मुतासरीन की आवाज़ है। इससे पहले हमने जनूबी पंजाब के मुख्तलिफ इलाके मुख्तलिफ बस्तियों का अहवाल आपके सामने पेश किया और जो मुताल्लिका लोग हैं, जो यहाँ से मुंतखब लोग हैं, उनसे भी हमने बात करने की कोशिश की। गुज़श्ता रोज़ मरियम नवाज़ साहिबा यहाँ पर आई थी चोटी ज़री के इलाके में। हमने उनसे भी गुफ्तगू की थी। उनका ये कहना था कि ये वक्त जलसों और सियासत का नहीं है बल्कि खिदमत का है। यहाँ पर मैं मौजूद हूँ डीजी खान में। अभी ही चोटी ज़री से कुछ फासले पे ये बस्ती है और ये डीजी खान की तहसील कोट छुट्टा है और ये मौज़ा नवा शमाली है और बस्ती चा कबीर वाला है। यहाँ मेरे दाएं जानिब अगर आप देख सकें, अब कई दिन गुजर चुके हैं, बहुत से इलाकों से पानी निकल चुका है, लेकिन यहाँ से पानी अभी तक नहीं निकला है। ये लोग इसी तरह मजबूर हैं कि इस पानी में ये यहाँ से सफ़र करके आते हैं। और ये पीछे जो आपको एक मकान गिरा हुआ नज़र आ रहा है, इसके पीछे बहुत से मकानात हैं जो अभी भी गिरे हुए हैं। इस वक्त इन लोगों का सबसे बड़ा मुतालबा ये है कि हमें सिर्फ टेंट चाहिए, क्योंकि अगर मैं ये दिखा सकूं तो इन लोगों के जानवर इस वक्त यहाँ पे कोई दरख्त भी इतने ज़्यादा नहीं है, कोई साहिबा भी नहीं है, तो इन लोगों के ये जानवर यहाँ, ये एक ट्रैक्टर ट्रॉली खड़ी है और ट्रॉली के नीचे इनकी ये बकरियों और ये गाय है जिसने साया तलाश किया है और वह यहाँ पर बैठी हैं, जबकि ये खुद ये लोग धूप में हैं और इस वक्त यहाँ गर्मी भी शदीद है। जनूबी पंजाब की गर्मी हमेशा से शदीद रही है और मेरे अकब में आप देखिए कि ये पानी अभी भी मौजूद है। वो सामने अगर मेरे कैमरामैन दिखा सकें तो वो लोग किस तरह पानी के अंदर से गुजर के आ रहे हैं। इनके माल मवेशी जो बच गए हैं वो भी पानी में मौजूद हैं। ज़मीनी राब्ता इन लोगों का अपने घरों से मुनक़ता हो चुका है और अभी तक इनके पास टेंट भी मुयस्सर नहीं है। यहाँ के MNA मोहम्मद खान जमाली हैं और MPA अवैस लगारी हैं और ये हलका जो है एक अरसे से यहाँ जो लोग रहे हैं, लगारी ख़ानदान का ये हलका इंतखाब रहा है। यहाँ के लोगों से हम बात करेंगे कि ये यहाँ पे पानी कितने दिन पहले आया और उसके बाद से लेके अब तक इनको क्या इमदाद मिली और इनकी बहाली कैसे होगी। जी आपका नाम क्या है? अस्सलाम वालेकुम, मोहम्मद आबिद बुज़ार एडवोकेट। मैंने यहाँ इलाके के MNA MP से सबसे अपील की है कि यहाँ के जो लोग हैं इनको टेंट मुहैया किया जाए। बहुत शदीद गर्मी में आज तक मुखैर हजरात ने की है, लेकिन टेंट हुकूमत वक्त की तरफ से नहीं है। और नून लीग के तो यहाँ कोई MPA सरदार अवैस लगारी साहब बिल्कुल चक्कर ही नहीं लगाते, वो पूछते भी नहीं। और इसके बाद मोहम्मद खान लगारी साहब ने जो राशन की हद तक है ना, काफ़ी कोशिश की है कि वो लोगों तक पहुँचाए, लेकिन यहाँ जो अच्छा ज़रूरत है ना वो टेंट गया था। सही है। पंजाब हुकूमत की जो कारकर्दगी, आप मुतमईन है परवेज़ इलाही साहब की हुकूमत? ये काफ़ी एफर्ट कर रहे हैं, लेकिन लोग बहुत ज़्यादा हैं। पूरा पाकिस्तान डूबा हुआ है, लेकिन उसमें शायद मुमकिन नहीं, लेकिन कोशिश करें कि इससे मजीद बेहतरी आनी चाहिए। अच्छा, अभी इस बस्ती में कितने घर तबाह हुए हैं? सर इसमें तकरीबन 100 घर है जो तबाह हो चुका है। यहाँ कोई फौतगी भी हुई है, कोई डेथ भी हुई है? जी डेथ नहीं हुई सर। अच्छा, डेथ नहीं हुई है। तो अब ये जो घर तबाह हुए हैं, आप कह रहे हैं टेंट भी नहीं है, तो ये लोग इस वक्त कहाँ पे रह रहे हैं? सर ये धूप में रह रहे हैं। ये सामने देखें घर, बिल्कुल कोई रास्ता भी नहीं है और बैठने की जगह भी नहीं है। मैंने हाजी फूल मोहम्मद बुज़ार साहब ने भी ये आवाज़ उठाई है कि इनको टेंट मुहैया किया जाए, टेंट मुहैया किया जाए, लेकिन हुकूमत वक्त कुछ भी नहीं कर रही। अच्छा, एक और यहाँ हमारे साथ मौजूद है शख्स, इनसे बात करते हैं। ये आपका आबाई इलाका है, कितने अरसे से आप यहाँ मुकीम हैं? हमारी तो 60 साल की उम्र है, आज तक लिगारियों ने एक पाई भी किसी को नहीं दिया। यहाँ कोई नहीं आता, ना नून वाले आते हैं तो ना PTI वाले आते हैं। अच्छा, नहीं आपके पास DC AC तहसीलदार पटवारी? आज तक कोई नहीं आया, कोई नहीं आया सर, सीधी बात है। हाँ, तो इमदाद राशन वगैरह पहुँचा है? कुछ नहीं पहुँचा यहाँ। अच्छा, तो यहाँ ये जो जिन लोगों के घर तबाह हुए, ये खाना पीना कैसे कर रहे हैं? बस अल्लाह करीम है, उसको दे रहा है। कोई आ गया, वो अल्लाह के नाम पे दे के जाता है। जी आपका घर भी टूटा है, आपका घर भी तबाह हुआ? पानी दे विच पानी जुलो पे जवान नहीं दिरदा। अच्छा, तो चावल कौन दे रहे हैं यहाँ? चावल रस्ते इथाई खिंदे खड़े खड़ा दुनिया बे प्राइवेट आप नहीं देने पड़े, खान का नहीं देने पड़े। अच्छा, तो कितने अरसे से प्राइवेट लोग मुखैर हजरात आपको? तकरीबन 12-13 दिन हो गए भाई। आपका घर भी तबाह हो गया? हमारा घर बिल्कुल तबाह हो गया, आप दिखा देते हैं। माल मवेशी भी मरे? जी माल मवेशी मरे। फसलें जो यहाँ लोगों की थी, किस किस की फसल तबाह हुई है? कोई फसल नहीं रही, कोई फसल नहीं। कितने एरिया पे थी आपकी फसल? सर तकरीबन वहाँ पर है तकरीबन 10 बीघे हैं। अच्छा, तो ये मलकियत थी या ठेके पे थी? अपनी मलकियत है। अच्छा, मलकियत है। तो क्या फसल क्या बोई हुई थी? फसल की सर कपास है। अच्छा जी सर। तो वो सारी तबाह हो गई है? तो माल मवेशी भी मरे हैं? जी सर, माल मवेशी बहुत सर हमारे। अच्छा जी। तो उसके बाद अब यहाँ जो बीमारी भी मैं जानवरों में देख रहा हूँ, उसके लिए यहाँ के लोग क्या कर रहे हैं?
सर ये बीमारी बहुत ज़्यादा है, लेकिन यहाँ का गवर्नमेंट कोई इलाज नहीं करेगा, उसकी कोई सहूलत नहीं देगी। माल मवेशी बहुत ज़्यादा मरे हैं और फसलें तो मुकम्मल तबाह हो गई हैं ये। लेकिन यहाँ तो लोगों को घर तक, चार दीवारी तक भी वो कोई चीज़ें अवेलेबल नहीं कर रहे। देखिए ये शदीद धूप में ना सबसे पहले टेंट की जो है ना बहुत ज़्यादा। अच्छा, इस बस्ती में कितने टेंट मिले हैं, कितने टेंट दिए कोई हैं? टेंट सर नहीं मिले, एक टेंट भी नहीं मिला। ये सब तुम्हारे सामने गरीब लोग खड़े हैं, कोई हुकूमत का तामुन नहीं है, कोई हुकूमत का आदमी इधर भी नहीं आया। ये सामने मेरा घर है, एक देखो आप देख रह सकते हैं, कोई नहीं आया पूछने वाला। शहबाज शरीफ की हुकूमत के लोग नहीं आए या परवेज इलाही की हुकूमत के नहीं आए? इलाही का कोई आदमी इधर तक नहीं आया। अगर हम हुकूमत कुछ दे भी रही है तो वो अपने घर में दे रहे हैं, और उनका जो चाहने वाला है, कोई आगे पीछे वाला उनको दे रहा है। गरीबों को कोई पूछने वाला भी नहीं है इधर। DCAC बाकी बस्तियों में तो गए हैं आप, मैं पूरा जनूबी पंजाब घूम आया हूँ, उनका ये कहना है कि DCAC पटवारी यहाँ पे आए हैं। आप इस बस्ती में कोई भी नहीं है? कोई नहीं है, कोई ऐसी नहीं है सर। हमने कालें की हैं, वो जो उन्होंने एक सैलाब जंदगान के लिए मुकर्रर की थी कोई काल, वो भी कोई नहीं आया। और ये सरदारान लोग तो ये तो आए नहीं है हमारे पास। 8 दिन से ये लोग जाके देखें, 4 पहिया ऐसे रख के ना ऊपर तंबू डाल के बैठे हुए हैं, किसी के पास टेंट नहीं है, मच्छरों के ये हालात हैं। नहीं, आपने कालें की हैं तो इंतजामिया वाले क्या कहते हैं, वो क्यों नहीं आ रही इधर? सर कहते हैं आ रहे हैं, बस अपनी निशानदाही करो, जगह बताओ, बताते हैं, लेकिन कोई नहीं आ रहा। तो जब पानी चढ़ा हुआ था रेस्क्यू वाले भी नहीं आए? रेस्क्यू वाले आए थे, वो कश्ती भी लाए थे, उन्होंने जितना उनसे हो सका अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने खिदमत की है। अच्छा, रेस्क्यू 1112 जो है पूरे जनूबी पंजाब में मैंने देखा है कि उसका बहुत पॉजिटिव फीडबैक है, और वो हर जगह उन्होंने पहुंचने की कोशिश की और हर जगह लोगों को इवैक्यूएट किया, ट्रांसपोर्ट किया, इवन लोगों के जानवर तक उन्होंने अपनी कश्तियों में बिठा के एक मुकाम से दूसरे मुकाम पे पहुंचाए। ये बस्ती चा कबीर वाला जी, मौजा नवा शमाली, तहसील कोट छुट्टा, और ये मोहम्मद खान जमाली रवैस लगारी साहब का हल्का है। और कल मरियम साहिबा भी यहाँ आई थी, लेकिन लोगों को ये शिकवे हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि ये शिकवे शहबाज शरीफ साहब, परवेज़ इलाही साहब और मुतल्लिका लोग जो हैं उन तक पहुँचाए जाएं। एक और मकाम से आपकी मुलाकात करो। मैं एक और मकाम पे जा रहा था, लेकिन यहाँ पे ये बस्ती चा कबीर वालों का एक और मसला सामने आ गया है। ये इनके पास एक बिल है इंसाफ के पास, और ये बिल के ऊपर जो रीडिंग उमूमी तौर पे जो मीटर रीडर आते हैं अब, तो वो एक तस्वीर बना लेते हैं और बिल के ऊपर ये वो तस्वीर यहाँ पे चस्पा कर दी जाती है, वो लगा दी जाती है। लेकिन वो तस्वीर यहाँ मौजूद नहीं है, और उस तस्वीर की जगह यहाँ लॉक लिखा हुआ है, LOCK। और ये साहब में इनका 236 यूनिट का बिल, इन्होंने अंदाज़न 236 यूनिट डालें, और उसके बाद जो बिल भेजा है उसकी जो कीमत है वो 6,495 रुपये है। इसी तरह एक और बिल यहाँ पे मौजूद है इन साहब का, और इनका भी एस्टिमेटेड बिल है, इनके 114 यूनिट हैं, और इनका बिल वैसे कम है, 1788 रुपये है। बिजली की कीमतों में इजाफा तो हुआ है, लेकिन यहाँ पे मीटर रीडर क्यों नहीं आता, और ये बिल कब से इस तरह आ रहे हैं? और जब इलाके को आफतज़दा करार दे दिया गया है तो इनके बिल मुआफ़ करने के लिए क्या तरीक़ाकार होगा? कब से ये बिल आ रहे हैं इस तरह? ये बिल तो इस महीने में आया है, पिछले महीने भी बहुत आए थे, लेकिन इस दफ़ा तो उन्होंने ऐसे आए भी नहीं है। वहीं बैठकर उन्होंने बगैर रीडिंग किए साहब के ऊपर, ये तो चलो मेरा कम है, अभी मेरी बस्ती के लोग हैं उनका मीटर बंद है, वो 15-20 दिन से महीना हो गया रोड के ऊपर बैठे हुए हैं, लेकिन उनका बिल 20-20, 25-25 हज़ार, मैं अभी आपको दिखा सकता हूँ वहाँ जाके। नहीं तो आपने वापडा वालों से बात नहीं की? वो क्या कहते हैं कि आप बगैर रीडिंग के बिल कैसे भेज देते? सर वापडा वाले कहते हैं कि बस हमने चेक नहीं करना, नहीं तो आपके मीटर काट देंगे, जल्दी करें, आप बिल पे करें। और यहाँ ये तो बिल कम है सर, इतने 20-20, 25-25 हज़ार, इतने गरीब लोग हैं कि सोच ही नहीं सकते इतना बड़ा। पहले से हाफ ज़्यादा बिल आया है सर। कितने घंटे आती है बिजली दिन में? तकरीबन 5-6 घंटे। 5-6 घंटे बिजली आती है। दफ्तर वालों ने क्या कहा? दफ्तर वालों वहाँ हम गए, बस 2-3 बंदे बैठे हुए थे, ना SDO साहब था ना कोई और था, कोई नहीं थे। उन्होंने कहा आज तो वो है नहीं। हम गए थे सारे लोग इकट्ठे होकर कि उनसे दरख्वास्त करते हैं कि हमारे इसको आफत कार जाए तो माफ़ किए जाए इनके बिल। इनके फसल नहीं रहे, माल मवेशी नहीं रहे, तो वो बिल कहाँ से देंगे? सही है। अच्छा, कोरोना में यहाँ पे जो डिस्काउंट है वो दिया गया था, तो अब आपका क्या मुतालबा है? क्योंकि अब ये इलाका भी आफत ज़दा है, तो क्या मुतालबा क्या है आपका वफाकी वज़ीर पानी और बिजली से, जो ये जो तकसीम कार कंपनियाँ हैं इनसे? हमारा मुतालबा ये है कि बराए मेहरबानी इन बिलों को तकरीबन साल 6 महीने के लिए माफ़ किया जाए। जब तक इन लोगों की छतें भी नहीं रहेगी तो उनको कैसे वो बिल कहाँ से पे करेंगे? मजदूरी नहीं है, कुछ नहीं है, काम भी नहीं है, हर जगह पानी है, तो वो कहाँ से, जो दिहाड़ी वाले लोग थे वो कहाँ दिहाड़ी लगाएं, कहाँ काम करें, कहाँ से बिल दें? बिल्कुल ठीक है जी। ये बस्ती चा कबीर वाला के बासियों का एक और मसला सामने आया।
और सैलाब मुतासरीन की आवाज़ बने हुए हम जनूबी पंजाब के इलाके से कवरेज कर रहे हैं और इसके बाद अब हम एक और मकाम से आपको रिपोर्ट करेंगे हमारे साथ। जी, हम तहसील कोट छुट्टा डीजी खान में ही मौजूद हैं। ये मौज़ा नवा शमाली है और मेरे पीछे बस्ती हाजन मुराद है। ये एक मकान था जो गिर चुका है, इसके पीछे कई मकानात हैं जो ज़मीन बोस हो चुके हैं और कुछ मकान तो ऐसे हैं जो सफ़ाए हस्ती से ही मिट चुके हैं और ये लोग अब अपना पानी अभी भी खड़ा है। और अजीब बात यह है कि इतने दिन हो चुके हैं, डेरा गाजी खान के अक्सर इलाकों में से पानी निकल चुका है, लेकिन अब ये पानी जो खड़ा है ये यहाँ पे ताउफ़ुन भी फैला रहा है। ये पानी गंदला हो चुका है, इस पे मच्छर भी हैं, यहाँ पे लोगों को जल्दी अमराज भी हो रहे हैं और लोगों की बहाली का कोई प्लान भी नज़र नहीं आ रहा है। यहाँ के लोगों का मसला रोटी का नहीं है, ये कहते हैं कि हमारे पास राशन भी आ जाता है, पका पकाया खाना भी आ जाता है, लेकिन यहाँ पे टेंट फराहम नहीं किए गए। इस वक्त भी शदीद गर्मी है, इस गर्मी में खड़ा होना मुश्किल है, लेकिन ये लोग बेयारो मददगार, यहाँ पे अगर इनकी मदद किसी ने की है तो वो खुदा का घर है। एक मस्जिद में इन लोगों ने पनाह ले रखी है, वरना ये खुले आसमान के नीचे इस सड़क पर मौजूद हैं। मैं इस बस्ती के जो मकीन हैं उनसे बात करूँगा कि ये पानी कितने दिन से खड़ा है, इनके पास कौन आया है। और ये बस्ती हमें नज़र आई है जहाँ पे डीसी, एसी, तहसीलदार, पटवारी, यहाँ के लोगों का मुत्तफ़िक़ा कहना है, इससे पहले इस मौज़े के लोगों का, कि वो नहीं पहुँचे थे। मैं इनसे जानूंगा क्या नाम है आपका, आपका घर किधर? मेरा घर ही नहीं है। अच्छा, ये तकरीबन 15 दिन थी पानी आई था, अज तक कोई सरकारी नुमाइंदा सारे को कोई नहीं आया। अवाम आंदी है अहल तरसी करें दी, चावल भी दे वेन, रोटी भी दे वेन, सारे को टेंट का नहीं दे दे, शदीद धूप है। तो खुद भी किधर रह रहे हैं आप? इधर रह रहे हैं मस्जिद में, हमारा सामान मस्जिद में है। रोड तो बच्चे वगैरह किधर हैं? बच्चे भी मस्जिद में हैं। अच्छा, तो खाना पीना भी मस्जिद में ही होता है? खाना पीना रोड नल दे वेन, बच्चे को देनू आप भी खंदू। तो घर वापस जाने का रास्ता है या पानी में? रास्ता अभी तक रास्ता नहीं हुआ है। हाँ, ठीक है। ये बस्ती जो है वो हजन मुराद है और ये मौज़ा है नवा शुमाली और तहसील कोट छुट्टा है, डिस्ट्रिक्ट डीजी खान है जो अब इस डिवीज़न का डिविजनल हेडक्वार्टर भी है और यहाँ से कमिश्नर ऑफिस चंद किलोमीटर के फासले पे है, डीसी ऑफिस भी चंद किलोमीटर के फासले पे है। एक और साहब है, आपका घर किधर है? गुलाम अकबर। घर किधर है? घर इधर नवे शुमाली में आए, बस्ती हाजन मुराद। कितने, कोई घर में कमरा बचा है जिसमें रह रहे हैं? कोई कमरा नहीं बचा, आप देख सकते हो, कमरे भी देख सकते हो। इस टाइम तक 15 दिन हो गए हैं, पानी इधर खड़ा हुआ है, धूप में बैठे हैं, दिन को भी रात को खुले आसमान तले बैठे हैं। ये हालात ये है, गवर्नमेंट का कोई मुलाजिम इधर नहीं पूछा ये कोई इंसान है या मुसलमान है या जानवर हैं या इन्हें कोई हौसला अफजाई दे। पटवारी भी नहीं आया? कोई मच्छर है, बिल्कुल बच्चे बीमार हो रहे हैं, हाथ पाँव हमारे खराब हो गए पानी की वजह से, सब बच्चे भी बीमार पड़ रहे हैं। कोई भी सरकारी अफसर, कोई ऐसी डेसी कोई भी नहीं आया यहाँ पे। नहीं, यहाँ पे क्यों नहीं आ रहे हैं, किस वजह से नहीं आ रहे हैं? पता नहीं है सर, हम लोग इधर अभी मजबूर हो के कुछ लोग, हम सब लोगों ने, ये मदरसा है, मस्जिद है, उसके अंदर ही पनाह ली हुई है जी। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ जो हमने देखी है, जो हमारे मुशाहिदे में आई है, सैलाब पे सियासत बहुत हो रही है। जो विफाकी हुकूमत है उनके मातहत अगर कोई अफसर है वो तो उस इलाके में आता है जहाँ से मुस्लिम लीग नून का या हुक्मरान इत्तेहाद का कोई बंदा जीता है। जो पंजाब गवर्नमेंट के मातहत अफसरान हैं वो लोग उस इलाके में नहीं आते जहाँ पे नून लीग या हुकूमती इत्तेहाद का असर रसूख ज़्यादा है। और सेम गोज़ फॉर द PTI। और फिर इसी तरह फेडरेशन के लोग उस हल्के में नहीं जाते जहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के या काफ लीग के नुमाइंदे मौजूद हैं। बहरहाल ये वक्त जो है, ये वक्त पहले भी हम कहते रहे हैं, इन लोगों का आलम ये है कि ये वक्त शहबाज शरीफ और परवेज़ इलाही के इकट्ठे बैठने का है, इन लोगों की दाद रसी करने का है। मेरे अकब में मस्जिद है, उसकी तरफ भी जाऊंगा, लेकिन उससे पहले इस बस्ती के लोगों ने भी बिल उठा रखे हैं। ये क्यों उठाए हुए हैं आपने? ये बिल ज्यादा है जी, 5वीं यूनिट ये चल रहा है, मीटर अपना 5160 रुपया बिल आ रहा है। हमको मौत का मंजर आ रहा है हमारे सिर पे। ये बिल भरें या बच्चों का रोजी गोलें, ये हालात ये हैं, मकान घेर गए हैं। अच्छा, ये जो बात है, मैं बिल, जो मेरे हाथ में बिल है, ये मैं अगर दिखा सकूं तो ये बड़ी हैरानकुन बात है। एक तो यहाँ भी अंदाजे पे
हस्बे मामूल जो तकसीमकार कंपनियों का वतीरा है कि देही इलाकों में जाते हैं और जवाज़ ये पेश करते हैं कि वहाँ के लोग रीडिंग नहीं करने देते और हमें मारपीट करते हैं, इसलिए हमने अंदाज़न रीडिंग कर लेते हैं। इन साहब को अब तकरीबन 146 यूनिट डालें। इससे पहले जो इनका बिल आया जुलाई के महीने में वो 1246 रुपये था, जून में 4700 रुपये आया, मई में इनका बिल आया ही नहीं है, अप्रैल में 156 रुपये था, मार्च में 301 रुपये था और इस महीने इनका बिल अगर ये ड्यू डेट में देते हैं तो ये 5168 है और उसके बाद देते हैं तो 5328 रुपये है। ये हालात हैं। इन लोगों का बहुत ज़्यादा मुतालबा है कि बिजली के बिल बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। ये एक साहब हैं, इनका बिल 20,000 रुपये है, जबकि इससे पहले जुलाई में 13,000 आया, जून में बिल आया ही नहीं है और मई में इनका बिल 5,000 रुपये था। तो आप करते क्या, ये बिल कैसे अदा करेंगे? बस मेहनत मजदूरी करें तो अल्लाह ताला मेहरबानी करें। ये बिल तो आसानी से अदा कर सकते गरीब लोगों को। इतना बिल सिर्फ और सिर्फ घर में एक तो बल्ब है, एक पंखा जिसका 20,000 अभी बिल आ गया है। एक तो इधर 15 दिन से पानी खड़ा है, हमने कोई चीज़ भी यूज़ नहीं की है। मदरसे में बैठ कर फिर भी इतना बिल आ रहा है, हमारे मीटर भी बंद है अभी तक। ना कोई इधर मसवाने की बस्ती के सामने घर है, आप देख लें, कोई मकान बचा हुआ हो। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ये इस बस्ती के मकीन है, इन्होंने जिस मस्जिद में पनाह ले रखी है, हम उस मस्जिद में अब जाएंगे और मस्जिद के अंदर का हाल आपको दिखाएंगे। मेरे साथ आइए। और हम मस्जिद में आ चुके हैं, मैं मस्जिद के दरवाजे पर मौजूद हूँ। हम मस्जिद के अंदर का अहवाल आपको बताएंगे। अब हम मस्जिद के अंदर जा रहे हैं और इन लोगों ने अपने बाल बच्चों के साथ जो पनाह ले रखी है वो मस्जिद में ले रखी है और जो अपना घर का साजो सामान है वो भी इन लोगों ने यहाँ मस्जिद में रखा हुआ है। और ये आप देखिए कि ये घर का सामान है, इसमें वॉशिंग मशीन भी पड़ी है, संदूक भी हैं और ये बिस्तर भी हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ अनाज, इसके पीछे अगर आप देखिए अनाज भी मौजूद है और अनाज जो है वो यहाँ पे है। और इन्होंने अपना गला, कोई लोग बचाने में कामयाब हो गए, कोई नहीं हुए और गला ही इनका सबसे बड़ा सहारा होता है। इसी तरह ये सामान है, किसी के घर का फर्नीचर ये मस्जिद में पड़ा हुआ है। ये बस्ती हाजन मुराद है, यहाँ से मोहम्मद खान जमाली MNA हैं, अवैस लगारी MPA हैं और इन लोगों का कहना है कि कोई भी दाद रसी के लिए नहीं आया। ये कुछ लोग थके हारे मस्जिद के अंदर सो रहे हैं। और इसी तरह आइए, ये वो जगह है मस्जिद में, ये आप देखिए कि इनका सामान जहाँ पड़ा है, यहीं ये लोग नमाज भी पढ़ते थे और अब इसी मस्जिद को ही इन्होंने सहारा बना रखा है। इसी तरह कुछ लोग यहाँ पे आराम कर रहे हैं, अगर आप ये देख सकें, ये मस्जिद के अंदर। और ये शायद इतने थके हुए हैं कि हमारी आवाज़ से भी इनको ये नहीं जाग पा रहे हैं। बहरहाल ये हालात हैं जी। और 92 न्यूज़ एक्सक्लूसिवली आपके सामने है। हाजन मुराद बस्ती, नवा शुमाली मौज़ा, तहसील कोट छट्टा और डिविजनल हेडक्वार्टर और डिस्ट्रिक्ट DG खान। एक और मकाम से आपको अपडेट करें। अभी हम पहुँचे हैं बस्ती जोगियानी के पास और ये कोट छुट्टा तहसील है DG खान की। ये मेरे दाएं जानिब आप देखें कि ये बस्ती जोगियानी है। बहुत से इलाकों से पानी निकल चुका है, लेकिन इस बस्ती में एक तो ये सेम नाला है और इसके पीछे ये खेत हैं जहां आप देख रहे हैं कि कई फीट तक पानी अभी भी मौजूद है और यहाँ पे लोगों का अपने घर जाना मुमकिन नहीं है। पीछे कुछ मकानात आपको नज़र आ रहे होंगे। बस्ती जोगियानी के ये मकान ज़मीन बोस तो नहीं हुए, लेकिन ये जुज़वी तौर पर टूटे हैं। आगे जाके कुछ मकान ऐसे हैं जो बिल्कुल ज़मीन बोस हो चुके हैं, जो सफ़ाई हस्ती से ही मिट चुके हैं। और यहाँ मेरे बाएं जानिब ये रोड है, इस सड़क के ऊपर इन लोगों ने ये अपना सामान रखा हुआ है। और हारून अगर आपको दिखा सकें मेरे कैमरामैन, तो ये लेफ़्ट साइड पे ये प्लास्टिक की कुछ शीट्स हैं, चारपाइयाँ जोड़कर और डंडे जोड़कर इन्होंने एक शेल्टर टाइप बनाया हुआ है। यहाँ पे हमें जो टेंट हैं ना NDMA के नज़र आ रहे हैं, ना PDMA के नज़र आ रहे हैं और ना ही मुखय्यर हजरात की जानिब से नज़र आ रहे हैं। एक मैं अपील करूँगा, इस वक्त
जहां रिलीफ की दीगर अशिया की ज़रूरत है, सबसे ज़्यादा ज़रूरत इस इलाके में टेंट्स की है। धूप अब बहुत ज़्यादा यहाँ चमकती है, दिन के वक्त इनके लिए कोई साहिबा नहीं होता। मुख्तलिफ बस्तियों का हमने आपको विज़िट करवाया डीजी खान की, और जनूबी पंजाब में आज हमें 10वां रोज़ है, हम यहाँ मौजूद हैं और हमने सैलाब मुतासरीन की आवाज़ बनते रहेंगे। पहला भी जैसे मैंने कहा, यहाँ पर जो रिलीफ एंड रेस्क्यू ऑपरेशन है, रेस्क्यू ऑपरेशन तो तकरीबन मुकम्मल हो चुका है, लेकिन रिलीफ एक्टिविटीज़ अभी भी जारी हैं। इन लोगों को मज़ीद रिलीफ की भी ज़रूरत है और सबसे ज़्यादा ज़रूरत यहाँ पर टेंट की है, और फिर रिहेबिलिटेशन भी कुछ लोगों ने अपनी मदद आपके तहत शुरू कर दी है। यहाँ मैं आपको बताऊं कि रिलीफ में जहाँ लोगों ने अपनी मदद आपके तहत लोगों को रेस्क्यू किया पहले, फिर उसके तहत जो इदारे हैं उन्होंने भी बहुत अहम किरदार अदा किया। सबसे पहले मैं बात करूँगा पाक फ़ौज की। आर्मी की जानिब से जो रिलीफ एक्टिविटी जारी है उसमें 2 हेल्पलाइंस हैं जो KPK के मुतासरा इलाके हैं। उसकी एक हेल्पलाइन है 1125 उसकी है, और बाकी पाकिस्तान के जो मुतासरा इलाके हैं उसमें जो हेल्पलाइन नंबर है वो 1135 है। आर्मी के 157 हेलीकॉप्टर ने हिस्सा लिया इस रिलीफ ऑपरेशन में। तकरीबन अब तक 72 टन जो सामान है वो पहुंचाया गया है मुतासरीन तक आर्मी की जानिब से। 50,000 लोगों को एक मकाम से दूसरे मकाम पर मुंतकिल किया गया है, और इसके साथ साथ उनके माल मवेशी जो हैं वो भी पाक आर्मी ने मुंतकिल किए हैं। तकरीबन 1087 लोग हैं जो ऐसे मकामात पर फंसे हुए थे कि उनकी जान को संगीन ख़तरा था। आर्मी ने उनको इवैक्यूएट किया, उनको रेस्क्यू किया। 51,000 लोगों को इलाज मुआवजा फ़राहम किया है पाक आर्मी ने। 221 रिलीफ आइटम कलेक्शन पॉइंट्स हैं पाकिस्तान आर्मी के पाकिस्तान भर में। ये ऑपरेशन किया गया पाक आर्मी की जानिब से। जो पाक बहरिया है उसके गोताखोरों ने भी, और बिलखुसूस सिंध के जो इलाके हैं वहाँ पर उन्होंने बहुत से लोगों की जान बचाई, बहुत से डूबते लोगों को बचाया, और इसके साथ साथ अभी भी वो रिलीफ एक्टिविटी में हैं। राशन तकसीम किया गया पाक बहरिया की जानिब से। पाक बहरिया की कश्तियाँ, पाक बहरिया के गोताखोर, पाक बहरिया के अफसरान, जवान इस वक्त भी रिलीफ ऑपरेशन में मौजूद हैं। ये किरदार, ये रिलीफ ऑपरेशन के दौरान और रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान सारा किरदार और कारकर्दगी रही जो अब भी जारी है हमारी फोर्सेस की। यहाँ पे रेस्क्यू 1122 को भी खिराज तहसीन पेश करना, उनके अफसरान को खिराज तहसीन पेश करना इंतहाई ज़रूरी है। जनूबी पंजाब में मैंने कोशिश की कि मैं मोस्टली जो ज़्यादातर बस्तियाँ तबाह हुई हैं उनको विज़िट करूँ, और हम इसमें खासी हद तक कामयाब भी हुए। कोई ऐसी एक बस्ती नहीं जहाँ पे हमने रेस्क्यू 1122 के बोट स्टेशंस ना देखे हों। 3 मराहिल में रेस्क्यू 1122 का ये जो रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन है वो रहा। पहला मरहला ये था कि तौसा के अंदर और फिर राजनपुर में, रुझान में जो पहले बारिशें हुई थी 2-3 हफ्ते पहले, उसमें लोगों को बचाया। फिर दूसरा मरहला जब ये तूफ़ानी सबसे ज़्यादा बारिशें हुई, और अब तीसरा मरहला जारी है कि दरियाए सिंध के इर्द गिर्द जो आबादियाँ हैं वहाँ से वो लोगों को इवैक्यूएट भी कर रहे हैं, ट्रांसपोर्ट भी कर रहे हैं। ना सिर्फ लोगों को बल्कि उनके माल मवेशी, उनकी मोटरसाइकिलें भी वो वहाँ से निकाल रहे हैं। रेस्क्यू 1122 की जो टीमें इस सारे मामले में शरीक रहीं वो सिर्फ जनूबी पंजाब की नहीं थी, बल्कि सेंट्रल पंजाब, लाहौर से भी यहाँ टीम्स आईं, बाकी इलाकों से भी यहाँ टीम्स को बुलाया गया, और वो 24/7 लोगों को, बिलखुसूस जब फाजिलपुर का इलाका था वहाँ से लोगों को इवैक्यूएट करने और ट्रांसपोर्ट करने में मगन रहे, और अब भी ये सिलसिला जारी है। हम अपने तमाम उन इदारों को सलाम पेश करते हैं जिन्होंने पाकिस्तान के अवाम की जान बचाई और अब उनको रिलीफ की एक्टिविटी में हैं और फिर उनको बहाली की जानिब अपना किरदार अदा कर रहे हैं। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हमें इरशाद आरिफ साहब ज्वाइन करेंगे, उनसे मज़ीद बात करेंगे। हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं ग्रुप एडिटर 92 न्यूज़ इरशाद अहमद आरिफ साहब। बहुत शुक्रिया इरशाद साहब आपका। इरशाद साहब, तकरीबन 10 दिन से हम जनूबी पंजाब में मौजूद हैं और यहाँ से हमने जितना मैक्सिमम वो बस्तियाँ जो सैलाब से मुतासिर हुई हैं हम दिखा सकते थे, हमने दिखाई हैं।
अब मामला जो है वो रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल हुआ, रिलीफ भी किसी हद तक लोगों को मिल रहा है, लेकिन बात अब रिहेबिलिटेशन पे आती है। अब रिहेबिलिटेशन के लिए यहाँ पे जो घर ज़्यादातर टूटे हैं हमने देखे वो कच्चे मकानात हैं। आप क्या समझते हैं कि रिहेबिलिटेशन का जो अमल है वो किन खतूत पर उस्तवार होना चाहिए ताकि खुदा न खास्ता अगर ऐसी आफत आए भी तो फिर इतना मैसिव लेवल पे नुकसान ना हो? देखिए, हमारे पास दो मॉडल मौजूद हैं। एक 2010 का है जब सैलाब आया था, इसी तरह की तबाही मची थी, और उसके बाद पंजाब हुकूमत ने, मैं पंजाब की ही बात करूंगा अगरचे वो सिंध में भी था और KPK में भी था, पंजाब हुकूमत ने एक रिहेबिलिटेशन प्लान बनाया था। और एक हमारा पास आज़ाद कश्मीर बालाकोट का है 2005 का जब ज़लज़ला आया था। तो उन दोनों को मिला के हमें प्लानिंग ये करनी चाहिए। एक तो ये है कि क्या जिस जगह जिस बस्ती में जहाँ मकान गिरे हैं वहाँ दोबारा आबादकारी की जाए, या ये देखा जाए कि ये बस्तियाँ सैलाब की नज़र क्यों हुई हैं, क्या वाकई ये किसी जो एक रास्ता था दरिया का या पानी का उसकी रुकावट तो नहीं थी। फिर अगर ये बात है तो वो उसी जगह पे बिल्कुल आबादकारी नहीं होनी चाहिए, बल्कि आबादकारी मॉडर्न साइंटिफिक जो उसूल हैं उनके मुताबिक होनी चाहिए, और ऐसे अंदाज में की जाए कि दोबारा ये बस्तियां जो हैं, ये घर किसी सैलाब की या बारिश की नज़र ना हो सकें। यानी बारिश से मुराद ये है कि रोद कोहियों की नज़र ना हो सके, बारिश तो कहीं भी हो सकती है। और ये भी एहतियात की जाए कि इस अंदाज में घर बनाए जाएं कि वो बारिश भी अगर हो, ज़्यादा भी हो, तो वो उस पर उस तरह असरअंदाज ना हो सकते, इतने पुख्ता घर जाएँ। देखें, जनूबी कोरिया में बारिशें बहुत होती हैं, तो सेउल में एक पाबंदी लगाई गई कि जी वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम बनाया गया कि हर घर में एक टैंक होगा पानी का, जिसमें बारिश का सारा पानी जमा होगा। जो मकान इस तरह बनाए जाएंगे कि वो पानी, जितनी भी बारिश, शदीद बारिश होगी, वो सारा उस टैंक में जाएगा, और टैंक से पानी जो है वहाँ रुकेगा नहीं, बल्कि टैंक से पानी जो है, जो शहर के अंदर एक सिस्टम है नालों का, उसके अंदर चला जाएगा, और उस पानी को बजाय कि वो पानी ज़ाय हो या वो बारिश जो है ज़हमत बने, उस पानी को इस्तेमाल किया जाएगा काश्तकारी के लिए। ये हम कम अज़ कम उन इलाकों में जहाँ काश्तकारी होती है इस तरह का सिस्टम बना सकते हैं कि, और मकान इस तरह के बना सकते हैं कि वो हार्वेस्टिंग सिस्टम के लिए मुफीद साबित हों। और ये है कि क्या इनको पैसे दिए जाएं कि वो ख़ुद मकान बनाएं एक नक्शा दे के, या ये गवर्नमेंट के इदारे बनाएं, या प्राइवेट इदारों को इसमें शामिल किया जाए। ये अब हुकूमत को फ़ैसला करना है, लेकिन ऐसा होना चाहिए कि लोगों की मदद भी हो जाए, आइंदा भी वो इससे महफूज रहें और वसाइल का ज़िया भी ना हो। जी इरशाद साहब, ठीक है, रिहेबिलिटेशन से मुतालिक तो आपने बात की, लेकिन अब दूसरा मसला ये है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा बात हो रही है जो सूबों के ताल्लुकाते कार हैं, फिर NDMA के रोल की बात हो रही है। लोग यहाँ तवक्को कर रहे थे कोई NCOC टाइप बॉडी बन जाएगी, लेकिन वो भी अब तक नहीं बन सकी। ये कैसे पहुँचा जाएगा इन लोगों तक, और एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट आप समझते हैं इस मौजूदा सियासी माहौल में मुमकिन है? नहीं, देखिए, NDMA की मौजूदगी में NCOC की कोई नई बॉडी बनाने की ज़रूरत नहीं है ना। ये PDMA का और NDMA का ये काम होना चाहिए कि वो ये सारे काम करे। सिर्फ मकान ही नहीं बनाने, वो लोग बेरोज़गार भी हुए हैं, इनके माल मवेशी उजड़े हैं, खेत उजड़े हैं, उसके लिए भी इमदाद करनी है। किसी के अगर 4 मवेशी सैलाब की नज़र हुए हैं, बारिशों की नज़र हुए हैं, तो उनको वो मवेशी मुहैया की जाएँ। जिनकी फसलें खड़ी थीं, फसलें बर्बाद हुई हैं, वो उनके लिए उसको इमदाद दी जाए ताकि अगली फसल वो काश्त कर सके। जहाँ अभी अगले 2-3 महीने तक काश्त नहीं की जा सकती, पानी खड़ा हुआ है या रेत आ गई है, उसकी सफाई में वक्त लगेगा और अगली फसल जो गंदम की आ रही है वो नहीं हो सकती, उनकी भी इमदाद की जाए ताकि वो ये जो अगले 6 महीने हैं वो आराम से गुजार सकें। तो ये सारा काम गवर्नमेंट ने सोचना है कि NDMA और PDMA के थ्रू करना है, या गवर्नमेंट कोई अपने इदारों के थ्रू करेगा। लेकिन मेरी पहले दिन से कंसीडर्ड एक ओपिनियन है
कि जो ज़िम्मेदार और बाएतमाद बाएतबार निजी इदारे हैं, अखुवत है, अलखिदमत है, अलमुस्तफ़ा ट्रस्ट है, और इस तरह के और बहुत सारे हैं जिनके नाम इस वक्त नहीं लिए जा सकते, उन सब को इस प्लानिंग में शामिल किया जाए। उनकी मुशावरत भी शामिल होनी चाहिए और उनके ज़िम्मे भी किसी को 100 मकान दे दिए जाएँ, किसी को 200 मकान दे दिए कैपेसिटी के मुताबिक। उससे ये होगा कि बचत होगी, ये लोग खौफ खुदा के जज्बे से काम करेंगे और कम से कम पैसों में अच्छे से अच्छा मकान पाने की कोशिश करेंगे। क्योंकि अगर सरकारी महकमों के ज़रिए ठेकेदारों के हवाले ये काम कर दिया गया तो फिर जो हमारे यहाँ होता है, कल मैं एक जनाब मुर्तज़ा वहाब साहब वो जो हैं सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब को सुन रहा था कि जी हमारा यानी बलूचिस्तान का और सिंध का मुकाबला है करप्शन में, और हम जब कोई भी ठेका होता है 55% 55% जो हैं पहले वज़ीर, मुशीर और सरकारी एहलकार लाख रहते हैं, बाकी 45 में ठेकेदार का मुनाफा भी शामिल होता है और जो लगता है वो आपके सामने है। तो ये काम यहाँ कम अज़ कम नहीं होना चाहिए। अच्छा, सदर पाकिस्तान भी आए हैं सैलाब मुतासरा इलाकों में, सीएम पंजाब भी आए हैं, हम यहाँ पे मौजूद रहे, लेकिन ऑन ग्राउंड एक्टिविटी ऐसी हमें कोई नज़र नहीं आई है। दूसरा, एक बहुत बड़ी तनकीद इस खित्ते के लोग ये भी कर रहे हैं कि ऐसे में जब हम डूबे हुए हैं तो इमरान खान जलसे कर रहे हैं। आप नहीं समझते कि इमरान खान को अपने जलसे फिल वक्त मौखर कर देने चाहिए थे? नहीं, जलसों से मैं वैसे समझ नहीं पाया, ये बहुत तनकीद हो रही है। जलसों से सैलाब ज़दगान का क्या ताल्लुक़ है और उससे क्या फ़र्क पड़ता है? क्या जो वहाँ काम हो रिलीफ़ का वो मुतासर होता है? क्या इन जलसों से या इन एक्टिविटीज़ से जो है रुकावट पड़े, लोगों तक इमदाद नहीं पहुँच सकती? देखें, मसला खान साहब का नहीं, कोई भी हो, अगर वो इन रफाही काम भी कर रहा है, वो रिलीफ़ के काम में भी मददगार है, कोई शख्स या कोई जमात या कोई इदारा, तो उसको बाकी एक्टिविटीज़ भी जारी रखनी चाहिए। क्या पार्लियामेंट के हमारे इजलास नहीं हो रहे? वो क्यों हो रहे हैं? कौमी असम्बली का इजलास चल रहा है, सूबाई असम्बली का इजलास चल रहा है, सेनेट का इजलास चल रहा है, हुकूमत के बाकी काम हो रहे हैं, बाकी इदारे मजहबी जमातें अपना काम कर रही हैं। तो ये अजीब सी तनकीद है, मुझे समझ नहीं आ रही ये बात। हाँ, अगर ये हो कि एक शख्स या कोई जमात सिर्फ सियासी काम कर रही हो और वो रिलीफ़ का काम ना कर रही हो या वहाँ कोई लोगों की बहाली के काम में मददगार ना हो, तो फिर तनकीद होनी चाहिए। फिर तो आप अदालतें भी बंद कर दें, क्योंकि वहाँ भी सियासी मुकदमात चल रहे हैं। बाकी सारे जो एक्टिविटीज़ हैं सियासी जमातों के दफातर भी बंद कर दें या उनको सिर्फ जो है सैलाब ज़दगान की मदद के दफातर में तब्दील कर दें, वहाँ ला के पनाहगाहें बना दें, वहाँ ला के सैलाब ज़दगान को बिठा दें। इसका कोई ताल्लुक़ नहीं है। बुनियादी चीज़ ये है कि सैलाब ज़दगान के लिए, मुतासरीन के लिए काम होना चाहिए, ईमानदारी से काम होना चाहिए, जज्बे के साथ काम होना चाहिए, हमदर्दी के जज्बे से काम होना चाहिए। अगर वो हो रहा है तो इन एक्टिविटी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एक बात। दूसरी बात यह है, मरकज़ और सूबों को इस मामले पर सियासत नहीं करनी चाहिए। तीसरी बात, ये जो सदर का जाना है, वज़ीर आज़म का जाना है, वज़ीर आला का जाना है, ये एक सिंबॉलिक होता है। ना वो हर मुतासरा शख्स के पास, ख़ानदान के पास पहुँच सकते हैं, ना हर शख्स को अपने हाथ से इमदाद दे सकते हैं। मरीम नवाज़ साहबा अगर गई हैं, या अब चौधरी परवेज़ इलाही साहब चले गए हैं, या सदर साहब गए हैं, या वज़ीर आज़म साहब जा रहे हैं, तो वो हर एक को तो ख़ुद इमदाद नहीं दे रहे। वो एक सिंबॉलिक होता है, 10-20 लोग, 100 लोग, 200 लोग जमा हो गए, और उसका मकसद जो इनके मद्देनज़र होता है वो ये है कि वहाँ की जो इंतज़ामिया है वो अलर्ट रहे कि जी किसी वक्त कोई बड़ा आदमी आ सकता है, तो हम काम अपने तरीके से करें। तो ये जो एक्टिविटी है, इसका मकसद जो है ये होना चाहिए कि वहाँ की इंतज़ामिया अलर्ट रहे, वहाँ काम सही तरीके से हो और लोगों की हौसला अफजाई हो, लोग समझें कि हमारे सर पर कोई हाथ रखने वाला है, हमारी कोई सुनने वाला है। ना सारे सलाह मुतासरीन अपनी बात सुना सकते हैं वज़ीर आज़म या वज़ीर आला को या किसी सियासतदान को, ना सब लोगों को इमदाद वो अपने हाथ से दे सकते हैं। इंतज़ामिया को मुतहर्रिक होना चाहिए जिसकी असल ज़िम्मेदारी है।
सही है। अच्छा इरशाद साहब, जो सैलाब मुतासरीन है, यहाँ ग्राउंड में हमने देखा कि बहुत ज़्यादा शिकवे इन लोगों के ये हैं कि अगर कोई विफाक की तरफ से मामला या इमदाद आती है, विफाक से रिलेटेड जो इदारा है वो प्रेफर करता है उन हलकों को जहाँ नून लीग या हुकूमती इत्तेहाद की जमातों के लोग मुंतखब हैं, और जो प्रोविंस की तरफ आती है वो प्रेफर करते हैं PTI या काफ लीग के लोग जो मुंतखब हैं यहाँ पर। अब मसला ये है कि अगर इसी तरह पिक एंड चूज़ रहा और यकसां तकसीम ना की गई वसाइल की भी, इमदाद की भी, तो इसका इम्पैक्ट क्या होगा? देखें, ये वो मसला है जो असल हमारे माशरे का मसला है कि हम अपने सियासी मफाद की खातिर या ग्रोही मफाद की खातिर या जमाती मफाद की खातिर जो एक खिदमत खल्क का अजीम काम है उसको भी पसे डाल देते हैं, हम अपनी तरजीहात तब्दील कर देते हैं। ये नहीं होना चाहिए। और हर एक को जो MPA है वहाँ का या MNA है वहाँ का, उसको ये देखना चाहिए कि जो भी लोग मुतासर हुए हैं मेरे हलके में, खा वो मेरे हामी हैं या मुखालिफ हैं, उन सब की इमदाद मेरा फ़र्ज़ है, क्योंकि मैं सब का नुमाइंदा हूँ, मैं सिर्फ अपने वोटर का नुमाइंदा नहीं हूँ। ये एक जज्बा जो है मीडिया को भी पैदा करना चाहिए, सियासतदान की जो लीडरशिप है सियासी जमातों की, उनको भी कहना चाहिए कि भाई आपने सिर्फ अपने लोगों तक महदूद नहीं रहना चाहिए, क्योंकि अगर ये किसी का ख्याल है कि इस सैलाब से वो कोई सियासी फ़ायदा उठा सकते हैं बहुत बड़ा, तो मेरा ख्याल है उनकी गलतफ़हमी है। लोग इतने नादान नहीं हैं कि वो इस बात को ना समझ रहे हों कि ये इमदाद वो अपनी जेब से नहीं दे रहा, ये सरकारी जो फ़ंड्स हैं वो हमें दिए जा रहे हैं, खा वो किसी वज़ीर आला के थ्रू आ रहे हैं या वज़ीर आज़म के थ्रू आ रहे हैं, MNA दे रहा है या MPA दे रहा है, उसका किससे ताल्लुक़ है, या ये बैरून मुल्क जो हमारे दोस्त ममालिक भेज रहे हैं या अवाम भेज रहे हैं, ये उनकी इमदाद है। तो इसलिए इससे वो कोई बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठा नहीं सकते, लेकिन नुकसान ये होगा कि अल्लाह के हुजूर भी वो जवाबदेह होंगे कि उनके पास जो अमानत थी उसमें उन्होंने ख़यानत की और सिर्फ़ अपने मनपसंद अफराद को पहुँचाई। और दूसरा ये है कि जो लोग वहाँ मौजूद हैं, खिदमत खल्क करने वाले लोग हैं, उनको इसमें किया जाए, सियासी वाबस्तगी से बालातर होकर वहाँ का जो स्कूल टीचर्स हैं उनको इस काम में शामिल किया जाए, वहाँ के जो फलाही इदारे मकामी तौर पर हैं उनको इस तकसीम के काम में शामिल किया जाए, वहाँ के जो इमाम मसाजिद हैं उनको शामिल किया जाए, ताकि ये काम एक तो एक कोऑर्डिनेट अच्छे तरीके से हो, और दूसरा ये है कि मुस्तहिकीन तक इमदाद पहुँचे, गैर मुस्तहिक लोग इससे फ़ायदा ना उठा सकें। इसी से मैं फ़ायदा उठाते हुए एक और बात कहना चाहता हूँ कि ये मुझे इत्तला मिली है कि राजनपुर, रुझान ये तो मुतासर हुए हैं, लेकिन रहीम यार ख़ान के कुछ इलाके भी ये दरिया सिंध के सैलाब से मुतासर हुए हैं। 4 मवाज़ियात हैं जिनमें रसूलपुर है, कच्चा महाजी है, बेट अल्लाह वसाया है, मुस्लिमाबाद है। यहाँ अभी तक कोई ना तो सरकारी फ़र्द पहुँचा है, इदारा पहुँचा है, ना ही कोई NGO पहुँची है, कोई फलाही रफ़ाही तंजीम वहाँ नहीं पहुँच सकी। तो एक तो कमिश्नर भावलपुर जो हैं उन और डिप्टी कमिश्नर रहीम यार ख़ान हैं, उनको चाहिए कि इस पर तवज्जो दें। दूसरा अल खिदमत या दूसरे जो फलाही तंजीमें हैं, 92 फाउंडेशन है, उनको भी उस इलाक़ों की तरफ भी तवज्जो देना चाहिए। राजनपुर से पार दरिया पार करके उस तरफ भी जाना चाहिए कि वहाँ सुना है कि हज़ारों लोग हैं जिनका कोई पुरसान हाल नहीं है। इरशाद साहब, कुदरती आफत पूरी दुनिया में आती है, ज़लज़ले भी आते हैं, सैलाब भी आते हैं, समुद्री तूफ़ान भी आते हैं, और दुनिया वक्त के साथ सीखती है। हम कब सीखेंगे? ये तो देखें, यही तो हमारे सियासत का अलमिया है। और हमारे यहाँ जो हुक्मरान हैं, खा वो इतनी हुकूमतें आई हैं, कोई सिस्टम नहीं बना पाए। जो ज़लज़ला था जब 2005 का, तो यहाँ बड़े दावे किए गए कि जी इस्लामाबाद फिर ख़तरे में आ सकता है, मुज़फ़्फ़राबाद फिर ख़तरे में होगा, बालाकोट फिर ख़तरे में होगा, और हम नई जगह यानी दारुल हुकूमत की बाकायदा तब्दीली की इत्तलात भी शद्दोमद से गश्त करती रहीं, उस पर बातें होती रहीं, लेकिन वही इस्लामाबाद उसी जगह पे मौजूद है, मुज़फ़्फ़राबाद उसी जगह पे मौजूद है, बालाकोट उसी जगह पे मौजूद है, और किसी को याद नहीं रहा कि खुदा न खास्ता दोबारा ये ज़लज़ला आया तो उससे हम कैसे निपटेंगे। यही सैलाब की सूरत हाल है। मैंने आपको ये जनूबी कोरिया की मिसाल दी है
दुनिया के कई मुल्क हैं जहां हमसे ज़्यादा बारिशें होती हैं, हमसे ज़्यादा सैलाब आते हैं, लेकिन उसकी रोकथाम की जाती है। ये नहीं है कि जी बस एक दफ़ा वो करके इधर उधर से इमदाद इकट्ठी करके लोगों को किसी का घर बन गया, किसी को कुछ और इमदाद मिल गई और उसके बाद हम फारिग हो गए। एक मरबूत मनसूबाबंदी की ज़रूरत है कि आइंदा ये पानी जो है ये हमारे लिए ज़हमत ना बने, रहमत बने, और डैम की तरफ जाएं, डैम बनाएं, हम ज़्यादा से ज़्यादा डैम बनाएं। हम जो बरसाती रास्ते, जो पानी के कुदरती रास्ते हैं उनको खुला छोड़ें, वहाँ कोई आबादकारी ना होने दें। इसके अलावा दरियाओं के जो पुश्ते हैं, जो जहाँ शहर जहाँ वाक़े हैं उनके पुश्ते मजबूत किए जाएं ताकि कोई शहर और देहात बिला वजह पानी की ज़्यादती का जो है उससे मुतासर ना हों। सारे काम हमें अब कम अज़ कम कर गुजरने चाहिए। बहुत शुक्रिया इरशाद अहमद आरिफ साहब, ग्रुप एडिटर 92 न्यूज़ हमारे साथ मौजूद थे। 92 न्यूज़ की ये खुसूसी सैलाब कवरेज, 92 न्यूज़ सैलाब मुतासरीन की आवाज़ बना रहा है और बनता रहेगा। लेकिन हमारी ये दुआ है कि पाकिस्तान में इतनी बड़ी आफत कभी ना आए, बल्कि ये दुआ है कि पाकिस्तान कभी किसी आफत या तूफ़ान से दो चार ना हो। यहाँ पर जब हम पहुँचे थे उस वक्त इंतहाई संगीन हालात थे। अब रेस्क्यू का अमल हो गया, रिलीफ की सरगर्मियाँ जारी हैं, और बिलखुसूस यहाँ पे जामपुर में, डेरा गाजी खान में, रुझान में, राजनपुर में, फाजिलपुर में, मोहम्मदपुर में, तौसा में लोग बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हैं 92 न्यूज़ फाउंडेशन के कि बिल्कुल अवाइल में जब यहाँ कोई नहीं पहुँचा था तो 92 न्यूज़ और 92 न्यूज़ फाउंडेशन पहुँचे। उन्होंने लोगों को खाना दिया, बुनियादी ज़रूरत की अशिया थी वो फ़राहम की। इसके साथ साथ मेरी टीम यहाँ मेरे साथ मौजूद रही। 10 दिन हमने एक्सक्लूसिव ये कवरेज की और हमारी कोशिश ये थी, पॉइंट आउट करने का मकसद ये था कि वो इलाके जहाँ पे सरकारी जो महकमे हैं उनकी रसाई नहीं है, मुखय्यर हज़रात की रसाई नहीं है, फाउंडेशंस की रसाई नहीं है, वो बताए जाएं और वो सामने लाए जाएं कि यहाँ भी लोगों को हेल्प की ज़रूरत है। हमने कोशिश की कि हम मददगार बने, और हम ये समझते हैं कि पाकिस्तानी कौम ने जो यकजहती का मुजाहिरा किया और जो कर रहे हैं, इस सिलसिले को जारी रहना चाहिए। फैसल अब्बासी को इजाज़त दीजिए।